दोस्तों नमस्कार। मैं पुनः आपके बीच में पॉलिटी के ही सेक्शन और वह मौलिक अधिकारों को लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो मौलिक अधिकारों के सेक्शन का दो जो पार्ट है, जिसे हम मौलिक अधिकारों के 6 भागों में से 2 प्रारंभिक भाग के रूप में हम लोग देखते हैं। 2 जो मौलिक अधिकार है उसमें समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ा चुके हैं। दोस्तों दोनों बेहद इंपॉर्टेंट था और उसकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो आपके लिए समाधान बनकर पहुंची होंगी, और उसी के अंतर्गत हम अगली कड़ी को जो मौलिक अधिकारों का तीसरा भाग है, अर्थात जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं, उसको लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों आज व्हाइट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखे हुए हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख मैं किया हूं, और इन्हीं बातों को लेकर मैं आज आपके बीच में उन विषयों को सुलझाने का प्रयास करूंगा जो शोषण के विरुद्ध आपको प्राप्त है, और यह क्यों औरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार है, इस बात का भी उल्लेख मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23, 23 और अनुच्छेद 24 अर्थात 24। यहां लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 2 अनुच्छेदों पर आधारित जो हमें अधिकार प्राप्त है वह अधिकार बेहद इंपॉर्टेंट है, हमारे किसी भी प्रकार के शोषण को निषेध करता है। इस बात की अधिकार या इस बात का उल्लेख से उल्लेखित हमारा यह अनुच्छेद 23 क्या कहता है, पहले अब इसको प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया है। बलात् मतलब होता है दोस्तों जबरदस्ती। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती श्रम चाहे कराया जाता हो या फिर किसी को गुमराह करके, किसी को फुसलाकर या किसी को रिश्वत देकर जबरदस्ती उसको श्रम में घसीटा जाता हो, यह सभी प्रकार के कार्य अपराध माने जाएंगे। इस सभी प्रकार के कार्यों को प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया है। दोस्तों इसमें कुछ बातों का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिस पर नजर ज्यादा रहनी चाहिए, उन्हीं बातों को हम इसमें मेंशन किए हुए हैं नोट दर नोट के रूप में। तो आप पहला नोट जो देख रहे हैं उसके लिए क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो मानव एक तरह से कह सकते हैं शोषण है, वह क्या क्या किन किन बातों को लेकर परिभाषित किया हुआ है। तो यह कह रहा है मानव तस्करी तथा जबरन श्रम को निषेध किया गया है और इसका उल्लंघन अपराध माना जाएगा या इसका उल्लंघन अपराध होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत ध्यान देना है और 2 बातों का ध्यान देना है। पहला तो मानव तस्करी, अर्थात मानव को न खरीदा जा सकता है और न मानव को बेचा जा सकता है। किसी प्रकार के मानव की लेन देन, शारीरिक क्रय विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंध है, इस बात को उल्लेखित करता है अनुच्छेद 23। इसमें यह भी कहा है कि जबरन श्रम अर्थात किसी से जबरदस्ती आप श्रम नहीं करा सकते हैं। किसी से मनचाहा अगर उसको किसी कार्य को करने का मन नहीं है तो आप उससे कार्य नहीं करा सकते हैं, उससे कार्य उसको कार्य में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस बात पर भी प्रतिबंध है और इसके लिए भी आपको अधिकार है कि आपको कोई जबरदस्ती श्रम में इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। दोस्तों हमारा दूसरा नोट क्या कहता है, यह कहता है कि अनुच्छेद 23 अस्पृश्यता के बाद, दोस्तों यह अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार आपको अनुच्छेद 17 में उल्लेखित है। और आप जब आप समानता का अधिकार को पढ़ रहे थे तो उस समय याद करिए कि अनुच्छेद 17 का हमने विस्तार दिया था, जिसमें बताया था कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध जो आपको अधिकार मिला हुआ है, अर्थात उसके अंतर्गत आपसे छुआछूत नहीं रखा जा सकता है, यह अनुच्छेद 17 में उल्लेखित है। तो यह जो बात कह रहा है अस्पृश्यता के बाद, अनुच्छेद 23 जो है अस्पृश्यता के बाद दंडनीय माना जाने वाला दूसरा अधिकार है। मतलब कि जैसे अस्पृश्यता छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, उसी प्रकार से
जबरन या फिर बलात् श्रम भी एक दंडनीय अपराध है। अर्थात कोई भी आदमी आपके साथ जबरदस्ती श्रम कराने का प्रयास करेगा तो वह दंडनीय अपराधी होगा, वह सीधे अपराधी के श्रेणी में आएगा। अर्थात मौलिक अधिकारों में 2 आर्टिकल, जिसमें अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के विरुद्ध का अधिकार आपको प्राप्त है और अनुच्छेद 23 जिसमें बलात् श्रम के विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है, यह दोनों दंडनीय अपराध है और अस्पृश्यता के बाद यह दूसरा दंडनीय अपराध अनुच्छेद 23 है। अब तीसरे नोट में क्या देख रहे हैं आप कि अनुच्छेद 23 राज्य एवं व्यक्ति, ध्यान देंगे और बेहद इंपॉर्टेंट रूप में ध्यान देंगे। जैसे अनुच्छेद 17 पर संबंधित अधिकार आपको प्राप्त था, वैसे ही अनुच्छेद 23 से संबंधित अधिकार कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। मतलब कि अनुच्छेद 23 में जो आपको बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, वह न कोई राज्य आपके खिलाफ बलात् श्रम का आदेश जारी कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बलात् श्रम का आदेश जारी कर सकता है। मतलब ये हुआ कि आपको इसके लिए राज्य से भी संरक्षण प्राप्त है और व्यक्ति से भी संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, किया जाने वाला यह दूसरा अधिकार है, अर्थात दोनों के विरुद्ध और मानव दुर्व्यवहार का जो अर्थ है वह व्यापक बताया गया है। मतलब दोस्तों मैं बता दूं कि राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध तो आपको अधिकार प्राप्त है, अर्थात यह भी उसमें उल्लेखित है कि मानव दुर्व्यापार या मानव दुर्व्यवहार, ये दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वह व्यापक रूप में लगाए जाते हैं। इसका अर्थ बहुत ही व्यापक रूप में लगाए जाते हैं। जैसे मैं आपको काउंट करा दूं या थोड़ा सा हिंट करूं तो दास प्रथा भी मानव दुर्व्यापार में आता है। आपके साथ कहीं न कहीं बेगार और बलात् श्रम भी मानव दुर्व्यापार में आते हैं। दोस्तों, मनुष्य के साथ वस्तु का विक्रय या वस्तु के साथ मनुष्य का अदला बदली या मनुष्य का क्रय और विक्रय, ये सब कुछ दुर्व्यापार में आते हैं। दोस्तों, इसी तरह से स्त्रियों एवं बच्चों के साथ नैतिक अनैतिक व्यवहार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, बंधुआ मजदूरी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसका अर्थ जो है, दुर्व्यापार का अर्थ बहुत ही व्यापक है, इसमें बंधुआ मजदूरी से लेकर स्त्रियों और बच्चों के खिलाफ अनैतिक व्यवहार और मानव शरीर का व्यापार हो या वस्तु के साथ अदला बदली हो, दास प्रथा हो, इस प्रकार के बहुत सारे कृत्यों से आपको संरक्षण दिया गया है। और मैं बता दूं कि बंधुआ मजदूरी जो शब्द है दोस्तों, वो बंधुआ मजदूरी अर्थात पहले जमाने में राजा महाराजा या जमींदार लोग या सूदखोर लोग ऐसे कार्यों में लोगों के साथ जबरन श्रम कराते थे, बंधुआ मजदूरी कराते थे, उसके बदले कोई मजदूरी भी नहीं देते थे और यह पहले समय में बहुत ही व्यापक रूप में दिखाई देता था। दोस्तों, आज अगर परिस्थिति जो है, आज के परिस्थितियों में भी कुछ जगहों पर जैसे जो भट्ठे होते हैं, जो ईंट बनाने वाले होते हैं, चिमनियाँ होती हैं, कुछ कारखाने होते हैं, कुछ मालिके होते हैं, ये लोग भी जबरन श्रम के दायरे में देखे जाते हैं कि अपने मजदूरों से ये लोग जबरन श्रम कराते हैं या फिर बंधुआ मजदूरी के रूप में उनको मजदूर बनाए रखते हैं, जिसके लिए वह एक अपराधी की श्रेणी में आते हैं। और इसलिए वर्तमान में भी हमारा संविधान आपको इन बातों को लेकर संरक्षण देता है, संरक्षण प्रदान करता है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टेटमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट का एक वाद है दीना बनाम भारत संघ, और ये दीना बनाम भारत संघ का वाद 1983 में आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत राज्य सरकार का वह भी कृत्य आएगा जो जेलों में बंद अपराधी से फ्री में कार्य कराए जाते हैं, उसके बदले उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1983 के बाद जेल में बंद अपराधी से भी यदि कोई काम कराया जाता है तो उसके बदले भी उसे मजदूरी दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट कर दिया। इससे यह पता चल रहा है
कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे बंदी प्रतिरक्षा में रहने वाला व्यक्ति हो या स्वतंत्रता के विचारों से जीने वाला व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी बात का सुप्रीम कोर्ट उल्लेख किया है दीना बनाम भारत संघ के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये था आपके अधिकारों से संबंधित, यह था आपके बलात् श्रम के संबंधित आपको अधिकार क्या मिला हुआ है, इस बात का इसमें उल्लेख ज्यादा किया गया है। तो दोस्तों, अब हमारा जो 23वां अनुच्छेद के बाद जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, उसमें 24वें अनुच्छेद का भी उल्लेख किया गया है। और हम 24वें अनुच्छेद का उल्लेख आपके सामने कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। बालकों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया है, अर्थात बालक को किसी भी प्रकार के कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है, उनसे काम नहीं कराया जा सकता है। इस बात का प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 की व्यापकता क्या है, इसको हमने नीचे दर्शाने का काम किया है। दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में, खान में या जोखिमपूर्ण कार्य पर लगाने से पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। मतलब कि किसी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक से न कारखाने में काम कराया जा सकता है, न खान में काम कराया जा सकता है, न जोखिमपूर्ण किसी कार्य में लगाया जा सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक बार हमारे देश में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज मिला। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मलाला यूसुफजई के साथ, जो पाकिस्तान की एक लड़की है, उसके साथ सामाजिक कार्यकर्त्री भी हैं वो, उनके साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को जोड़कर नोबेल प्राइज, और वो भी शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। और मैं बता दूं दोस्तों कि कैलाश सत्यार्थी जी का जो समाज में कार्य था, वह यह कार्य था कि जो बच्चे 14 वर्ष के कम उम्र के हैं, खासकर बाल्यावस्था में जीने वाले बच्चे, जो रेस्टोरेंट, होटल या इत्यादि जगहों पर काम पे लगा दिए जाते हैं, उनके वजह से उनकी शिक्षा बाधित होती है। एक तो शिक्षा बाधित होती है, यह उस बच्चे के खिलाफ अपराध है, और दूसरा उस बच्चे को काम पर लगाया गया है, यह भी अपराध है। तो ऐसे बच्चों को काम से निकालकर उन्हें शिक्षा में जोड़ने का जो उनका मुहिम था, उसी मुहिम को देखते हुए नोबेल फाउंडेशन ने कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार दिया था, शांति का पुरस्कार दिया था। तो दोस्तों, आपको इससे यह पता चल रहा है कि हमारे संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी प्रकार से काम कराने पर प्रतिबंध किया गया है। इसी में दूसरा जो नोट हमारा है, तो वो क्या कहता है, प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में एक संशोधन हुआ। वह संशोधन 2016 में हुआ, और इसके अंतर्गत बालकों को हर प्रकार के कार्य करने से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब पहले 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को सिर्फ कारखानों में, खानों में और जोखिमपूर्ण कार्य में लगाने से प्रतिबंध किया गया था, लेकिन जो है कि 2016 में एक संशोधन किया गया, और 2016 में संशोधन करने के बाद दोस्तों हमारे देश के 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को पूरी तरह से कार्य करने पर रोक दिया गया। मतलब याद रखेंगे तो आपको ध्यान इस बात का जरूर से देना होगा कि अगर आप ही का बच्चा हो और वो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, तो आप अपने बच्चे से ही किसी प्रकार का काम नहीं करा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी खुद अपराधी होंगे। एज ए माता पिता के तौर पर आप अपराधी होंगे। उस बच्चे को घर में भी किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं किया सकता है। इस प्रकार के कार्य से उस बच्चे को स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता 2016 में संशोधन करके एक जो प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम था, उसके अंतर्गत यह प्रदान किया गया। दोस्तों के बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, किसी भी कार्य में न जोड़ पाए माता पिता भी, क्योंकि उनकी बाल्यावस्था बेकार हो जाती है, उनके पढ़ने के उम्र में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें ग्रोथ करने में जो अवसर मिलना चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से किसी न किसी तरह से बच्चों को
प्रतिबंधित बच्चों को इन्वॉल्व करने में प्रतिबंधित किया गया है, इस बात का भी उल्लेख है। दोस्तों अगला हमारा नोट और सेकेंड लास्ट नोट क्या कहता है, पुनः एक संशोधन किया गया जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों को, ध्यान देंगे दोस्तों, एक बार पुनः संशोधन हुआ और अब संशोधन जो हुआ वो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए हुआ। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को ध्यान देंगे, यहाँ 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक सूची में शामिल कार्यों को करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अर्थात हमारी सरकार ने 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी एक अवसर प्रदान किया। हालांकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो किसी प्रकार के काम करने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के उम्र के बीच के बच्चों के लिए भी यह कहा गया है कि खतरनाक सूची एक तैयार की गई है कि कौन कौन से काम खतरनाक सूची में आएंगे। उस खतरनाक सूची के अंतर्गत जो कार्य आएंगे उस कार्य पर 18 वर्ष तक के बच्चों को करने के लिए रोक लगा दी गई है। अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी उस खतरनाक सूची में शामिल कार्य को नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कारखानों में काम कराने की बात हो, बिल्डिंग मटेरियल के काफ़ी ऊंचाई तक कार्य है उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। दोस्तों उसके अंतर्गत जहरीले जो है कि कारखाने हों या फिर प्रदूषित स्थान हो, ऐसे जगहों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है। कई ऐसी सूचियों में शामिल कार्य है जिसको 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को करने पर रोक लगा दी गई है। यह भी देश में एक संशोधन के द्वारा किया गया है। यह भी कार्य अपने आप में 24वें अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। और लास्ट क्या कहता है दोस्तों, इसके उल्लंघन पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा, अगर ऐसा आप करते हैं, किसी बच्चे से काम कराते हुए पकड़े जाते हैं या किसी बच्चे से काम करा रहे हों तो पकड़े जाने पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा होगी या फिर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। अगर आप एक बार ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं लेकिन यही कार्य आप दोबारा करते हैं और दूसरी बार आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी सजा को बढ़ाकर 1 साल से 3 साल तक की जा सकती है। और इस प्रकार से किसी न किसी, यहाँ देख सकते हैं, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है आपकी सजा को, या आपकी सजा 1 वर्ष से 3 वर्ष तक हो सकती है। इस बात का उल्लेख किया गया है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि हमारे देश में बच्चों को कितना ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया गया है। और बच्चों को ही नहीं बल्कि अनुच्छेद 24 तो स्त्रियों के लिए भी बेहद संरक्षण देकर उन्हें तमाम तरह के अधिकारों से एक तरह से सुरक्षित रखा गया है ताकि उनके अधिकार कुचले ना जा सके, उनके अधिकारों का हनन न हो सके। तो बच्चे और महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, जिसमें स्पेशली तौर पर ज़्यादातर बच्चों पे ही फोकस किया गया है क्योंकि बच्चों के लिए हर जगह अवसर नहीं मिले हुए हैं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मौलिक अधिकारों में विशेष तौर पर अनुच्छेद 24 में बच्चों के लिए भारी मात्रा में अधिकार उनके प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों हमारे ये आपके वीडियो कंप्लीटली शोषण के विरुद्ध अधिकार थे आपके, जो आपको जानने भी जरूरी थे कि हमें कौन सा कार्य करने का अधिकार है, हमारे बच्चों को क्या करने का अधिकार है, क्या नहीं करने का अधिकार है। एज ए गार्जियन के तौर पर आप जागरूक गार्जियन के रूप में आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप ही का बच्चा यदि 14 वर्ष से कम उम्र का है तो आप उसे किसी खतरनाक कार्यों में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं या उससे किसी प्रकार के कार्य नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताइएगा, या इस वीडियो के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं आप तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।